Hello everyone, I am back with another video and welcome back to my channel Whiteboard Online. Today we will discuss about the topic theory base of accounting notes, which is the second chapter of class 11th of accountancy. So what is accounting principles? Accounting statements disclose the profitability and solvency of business to various parties. It is necessary to prepare such a statement in a standard language following a standard set of rules and regulations. These rules are known as generally accepted accounting principles or GAAP. सो द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस को क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, जो कि बहुत ही नेसेसरी रहता है स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए इन अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज या बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं. ठीक है, इन्हीं रूल्स को हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं. राइट. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. So the first one is accounting principles are man-made. So the principles are man-made. Next is accounting principles are generally accepted. Generally accepted का मतलब है कि generally यही rules principles follow होते हैं. Next, accounting principles are flexible in nature. और ये flexible होते हैं, ठीक है, according to need ये flexible होते हैं. Now the need of accounting principles to make the accounting information meaningful to its external and internal users, it is necessary that financial statements are prepared according to these principles. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं सो डैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, मतलब इसीलिए नेसेसरी है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करें ताकि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो एक मीनिंगफुल पिक्चर प्रोवाइड करें फॉर द यूजर्स. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अब इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for a long period in future and the transactions are recorded in the books of business on the assumption that it is a continuing enterprise. तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि ये एक एज्यूम हम कर लेते हैं कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसी अजम्पशन पर प्रिपेयर करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. इट इज states that accounting principles and methods should remain consistent from one year to another. तो जो हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है वो सेम यूज हुए हैं फ्रॉम वन ईयर टू अनदर. राइट. Next है accrual concept. As per this concept, revenue is recorded when sales are made and it is immaterial whether cash received or not. And same applies to expenses also. मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, रेवेन्यू को मतलब रिकॉर्ड करेंगे जब सेल्स आ जाएगी होगी, तो हमें ये मतलब नहीं है कि वो कैश बेसिस पे सेल हुई है या अक्रूवल, मतलब कि कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है. अक्रूवल कंसेप्ट है, मतलब कैश रिसीव हो या नहीं हो लेकिन सेल तो हो गई है, तो इस वजह से हम सेल्स को रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक है. इट प्रोवाइड्स मोर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंटरप्राइज एज कम्पेयर टू कैश बेसिस. लेकिन अगर कैश बेसिस पे हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे तब हम ऐसा नहीं करते हैं. तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर हम कैश बेसिस प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि कैश हम पर रिसीव नहीं हुआ है. ठीक है, इसलिए अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. एज पर दिस कंसेप्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज एंड ओनर्स एंड पर्सन्स आर सेपरेट एंटिटीज. तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है कि जिसका बिजनेस है वो एक अलग एंटिटी है और जो बिजनेस है उसका वो अलग है, यानी बिजनेस और ओनर एक अलग अलग एंटिटीज हैं. हम उनको अलग पर्सन मानेंगे. बिजनेस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड ओनर इज द नेचुरल पर्सन. ओके.
Next, dual aspect concept. It is the basis for the double entry system of bookkeeping. That means all business transactions recorded in accounts have two aspects, debit and credit. The value of benefit received is equal टू बेनिफिट गिवन. तो डुअल एस्पेक्ट का क्या मतलब है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एंड द अनदर इज क्रेडिट. ठीक है. नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. एज पर द अकाउंटिंग कन्वेंशन ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म. वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जाते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकें, एक्सप्रेस करे जा सकें, यानी प्रेजेंट करे जा सकें. एग्जाम्पल, द इवेंट ऑफ मशीनरी ब्रेकडाउन इज नॉट रिकॉर्डेड एज इट डज नॉट हैव अ मॉनेटरी वैल्यू. मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया तो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू तो है नहीं, तो वो हम इस इवेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट. एज पर दिस कंसेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरीली रिकॉर्डेड एट द प्राइस एक्चुअली पेड और इनकर्ड टू एक्वायर इट. तो हम एसेट को किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, जिस पे हमने उसको एक्वायर किया होता है, खरीदा होता है. Next, accounting period concept. An accounting period is the interval of time at the end of which the financial statements are prepared to ascertain the financial performance of business. So, the accounting period is normally considered to be a period of 12 months. तो क्या मतलब हुआ कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो एक विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड करते हैं. ठीक है. तो वो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 12 मंथ्स होता है. तो यूजुअली वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ओके. नाउ द मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग द रेवेन्यूज अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड with the cost associated with the period to ascertain the accurate result of business concerned during that period is called matching concept. मैचिंग का क्या मतलब है कि जो रेवेन्यू हमने अर्न करे हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में वो किससे मैच करना चाहिए, कॉस्ट से. ठीक है, ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके. नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट. एज पर दिस कंसेप्ट रेवेन्यू शुड बी अकाउंटेड फॉर ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड और इट हैज़ बिकम सर्टेन दैट द रेवेन्यू विल बी रियलाइज्ड. इसका क्या मतलब है, रेवेन्यू को हम तभी लेंगे व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड और इट हैज़ बिकम सर्टेन दैट द रेवेन्यू विल बी रियलाइज्ड. मतलब उतना ही हमें रेवेन्यू मिलने वाला है, मिलेगा. ठीक है, या मिल चुका है, वो बात है इसमें. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. दिस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग स्पेसिफाइज दैट द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर एंड शुड बी अनबाइज्ड इन नेचर. कि हमें बाइसनेस नहीं करनी है, ऑब्जेक्टिवली देखना है कि क्या है ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? आर दोज रिटन स्टेटमेंट्स विच आर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए जो टाइम टू टाइम रूल्स बताए जाते हैं तो वो कौन बताता है, प्रोफेशनल बॉडीज बताती हैं. ठीक है, तो उन्हीं बेसिस पे स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं. नेक्स्ट है इनकी क्या नीड है. So the accounting standards are needed to improve reliability and bring uniformity in accounting practice and to ensure transparency, consistency, comparability in financial information. क्योंकि सभी लोग वही accounting standard follow करेंगे तो क्या होगा, reliability होगी और uniformity आएगी. नेक्स्ट है बेनिफिट्स. तो इसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रिलायबल. अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिलायबल है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प इन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप. कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम इजीली दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन फ्रॉड्स एंड फ्रॉड्स को ये रिड्यूस करता है. अकाउंट को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. तो the term IFRS refers to financial reporting standard issued by International Accounting Standard Board. तो ये कौन इशू करता है, IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ये एक क्या है, set of standards हैं. In order to make the financial statement more consistent and transparent, they should comply with all the requirement of IFRS. इसकी क्या नीड है, the need for IFRS arise from the following reason: easy access to global capital market, easy to make comparison, uniformity in financial reporting, true and fair variation of assets, difficult to commit fraud and manipulate the accounts. I hope ये आपको सारे points clear हो गए होंगे.
Next है GST, means goods and service tax. Goods and service tax is an indirect tax levied on supply of goods and service with the consideration in the course of furtherance of business. GST is built on the principle of one nation one tax, मतलब एक ही टैक्स चलेगा अब एकदम यूनिफॉर्मली. इट इज़ अ comprehensive multi-stage destination based tax. GST extend to whole India including जम्मू एंड कश्मीर. तो GST तीन टाइप्स के होते हैं: सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स SGST, एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, that is IGST and UTGST. Now, what are the features of GST? It is a consumption based tax. Okay, burden can be shifted in respect of GST. Taxpayer do not receive a direct pinch while paying indirect tax. It is regressive in nature and it promotes social welfare. It is levied on commodities and service and commodities पर ये apply होता है. Next, what are the advantages of GST? The first one is ease of doing business. Business में हमें ease आ जाती है. Next is reduce tax evasion. Tax system become more clear, systematic एंड फोर्सेबल. टैक्स इवेजन क्या क्या है, मतलब है कि टैक्स की जो चोरी करते हैं जो लोग, टाइम पे नहीं पे करते हैं या फिर पे ही नहीं करते हैं, तो वो चीज़. नेक्स्ट, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सिंस टैक्स इज एलिमिनेटेड इन द GST रिजीम. मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स जो पहले सिस्टम था उससे ये बेटर है GST. बेसिकली ये बात बोली गई है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच.